नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अगर आपने बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज किया है, देखिए दो प्रकार की हिस्ट्री आपको प्रथम वर्ष में पढ़नी पड़ती है। जैसे जब आप एडमिशन करवाने कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले शायद आपको ना बताते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दो प्रकार की हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री, जिसको आप हिस्ट्री कहते हैं या इतिहास कहते हैं। तो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट जो पढ़ना पड़ता है, इसमें आप आधुनिक इतिहास भी पढ़ेंगे, मॉडर्न भी पढ़ेंगे और शुरुआती दौर में प्राचीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का पूरा आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे AIH कहा जाता है उसको, आर्कियोलॉजी से लेकर के पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, और उसमें केवल और केवल 1206 ईस्वी तक इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत। और उसके बाद में इसे सिक्कों का अध्ययन कैसे करते हैं, या जैसे अभिलेखों का अध्ययन कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में, मंदिर बनाने की शैली, ये सब चीजें एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादा पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किए होंगे। लेकिन अगर आप जैसे लड़ाई भिड़ाई ज्यादा देखना चाहते हैं, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीति वाला चीजें, जैसे केवल हिस्ट्री आप चूज किए हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे आप शुरुआती दौर से लेकर के पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके और आगे बढ़ेंगे दोस्तों वैदिक समाज, फिर और आगे बढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, फिर महाकाव्यकालीन युग आएगा, फिर उसके बाद में आप देखते हैं मौर्य युग आएगा, नंद वंश आएगा, फिर उसके बाद में आप और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये अशोक वगैरह आते रहेंगे, और कुल मिलाकर के आप जो है समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश वगैरह सब कुछ पढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और 712 ईस्वी में आप देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन वहां तक 712 से लेकर के 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास है, इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, हिंदू और मुसलमान शासकों के बीच में बहुत युद्ध हुए, और फाइनली 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। फिर वहां से आप पढ़ते हैं आगे 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का इतिहास, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है मुगल दिल्ली सल्तनत के बारे में। 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक आप मुगल इंपायर के बारे में बढ़िया देखते हैं। 1707 में देहांत होता है औरंगजेब का, उसके बाद में फिर मुगल कालीन सत्ता भी एकदम से ढह सी जाती है, नाम मात्र के लोग रहते हैं। फिर आता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का युग, फिर उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आप युग पढ़ते हैं। 1947 में अपना देश आजाद होता है, 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है, और इस तरीके से भारतीय संविधान लागू होने तक आप पढ़ते हैं, उसके आगे तक भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि ये इतिहास में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अब शुरुआती दौर से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास इसमें आपको पढ़ना होता है, यानी कि एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया। टिल माने शुरुआती दौर से लेकर के, टिल माने जैसे मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहां से लेकर के आपको 1206 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना होता है। बीए के प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है केवल हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में, तो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास यानी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ना है। तो पूरी की पूरी इकाई संख्या 1 को आज हम कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ में 2027-28 का सिलेबस भी आपको बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे कि आपकी परीक्षा, जैसे आपका जो जैसे यूनिट 1 जब समाप्त होगा तो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रखे गए हैं। हर एक यूनिट के 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अब की बार का जो नोट्स तैयार किया गया दोस्तों, वो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है। लिखित टाइप की परीक्षा की तैयारी भी पूरी फाइनली आपकी हो जाएगी, जिसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा, और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब आइए दोस्तों, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें इसका सिलेबस क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री का आपने देखा ही होगा, तो प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना है। सबसे पहले अब आपको हम बताते हैं कि कौन कौन सी इकाई में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पहली इकाई आपको दिखाई पड़े, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें आप देखें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है पहली इकाई में प्राचीन इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का परिचय। तो हम इन सभी के बारे में विस्तार से आज की वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के प्रमुख इतिहासकारों के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, और प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त परिचय। प्राग ऐतिहासिक युग दोस्तों वह युग होता है, क्या होता है, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जहां पर लिखी पढ़ी चीजें मिलती है और उसका जानकारी भी हमको एकदम फैक्ट मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है, कोई भी लिखित और वैसी सामग्री नहीं मिली, केवल उत्खनन से प्राप्त तमाम प्रकार की वस्तुएं मिली है। उन्हीं वस्तुओं के आधार पर जो है ASI के द्वारा, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसका रिसर्च करके उसके बारे में जानने से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये प्राग ऐतिहासिक युग होता है। अब उसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक युग।
आद्य ऐतिहासिक युग जो होता है, इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि वहां के हमको लिखे पढ़े चीजें मिली हैं लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं सही तरीके से, ठीक है, वो होता है आद्य ऐतिहासिक। और उसके बाद में फिर ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में हमको इसे वैदिक इरा आ गया तो वो ऐतिहासिक काल से शुरू होता है, वेद, ठीक है। तो इस चूंकि लिखी पढ़े चीजें मिली और हम उसको पढ़ भी पाते हैं, तो इस तरीके से ये काल आपके समझ में आ रहे होंगे आपको। तो आपको पूरा इसमें मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सब कुछ पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के प्रमुख इतिहासकारों में जैसे मेगस्थ, जैसे कौटिल्य हो गए, और भी तमाम प्रकार के विदेशी यात्री हो गए, सभी के बारे में। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आरसी मजूमदार वगैरह के बारे में भी आता है, उसको मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन ये यहाँ पर कुछ केवल प्राचीन के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक चीजों के बारे में भी दिया जाता है, लेकिन मैं केवल प्राचीन के बारे में, प्राचीन ज्ञान परंपरा में सब कुछ चर्चा करेंगे। वेदों वगैरह के बारे, परंपराओं का परिचय, प्राचीन संस्कृति, इन सभी का परिचय हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 को हम चर्चा आज की वीडियो के माध्यम से करेंगे, लेकिन अब इकाई संख्या 2 में क्या पढ़ना है इसको भी जान लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल आपको पढ़ना है इकाई नंबर 2 में। इकाई नंबर 3 में मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और महान अशोक के बारे में, कौटिल्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है। इकाई 4 में गुप्त वंश के बारे में, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त वंश को, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको ग्रहण करनी है। ये सब चीजें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 5वीं इकाई आएगी, और 5वीं इकाई में हम लोगों को क्या पढ़ना है, 5वीं इकाई में हर्षवर्धन का काल, राजपूत राज्यों का उदय कैसे हुआ, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश और चौहान वंश, पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इकाई 6 में भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, इसको समझेंगे, ठीक है। इकाई 7 में हिंदुओं की प्रथाएं, संस्कार और मान्यताएं जो है उसके बारे में देखेंगे। इकाई 8 में इस्लाम का आगमन, महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी का आक्रमण कैसे हुआ, इसको समझेंगे। और यहीं तक महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का ही गुलाम होता है, उसका नाम था जो है मोहम्मद, उसका क्या नाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी, इसी ने मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी चूंकि यहाँ से चला गया था तराइन के युद्ध के बाद में, तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित होता है। इसको एक खिलजी सैनिक लेकर के भाग न गया होता तो खून बहने से इसकी मृत्यु हो जाती। पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको दौड़ा दौड़ा के मारा, ये एकदम से मुंह खा चुका था। अब इसके मन में बदला लेने की एकदम से कसक जो है मन में बैठ चुकी थी। एक साल के बाद में 1192 ईस्वी में पुनः आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, और जब पुनः आक्रमण करता है यह, तो एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो है साथी बराती थे वो सब जो है कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी की तरफ जो है मिल जाते हैं, और ऐसे में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। जयचंद खास करके जो होता है मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है। जयचंद की ही पुत्री थी संयोगिता, जिनका हरण कर लिया था, या फिर जिनका स्वयंवर हुआ था, संयोगिता स्वयंवर, वही स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने उनको ले आए थे वो, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर एक रचना है, आप पढ़ते होंगे कभी कभी। संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान की वीरता से प्रभावित थी, प्रसन्न थी, और वो चाहती थी कि भाई वो जो है पृथ्वीराज चौहान ही हमारे पति बने। तो वो एक प्रकार से जो है इनको ले आते हैं, तो इसलिए जयचंद के मन में एक कसक भी रहती है पृथ्वीराज चौहान के प्रति, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो आपस में लोग लड़ रहे थे जो राजपूत राजा थे, इसी वजह से मोहम्मद गौरी विजयी हुआ, और यहीं से आप देखते हैं भारत की दुर्दशा का काल जो है शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वह एक प्रकार से गद्दी पर बैठता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार का नींव रखवाया था, फिर इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश नाम का एक व्यक्ति आएगा, गद्दी पर बैठेगा। वही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, या दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद भी था। अपनी बिटिया की शादी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से कर दी थी। इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली और तमाम प्रकार की चीजें करी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ करके पूरा यहीं तक आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद से 1206 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी से लेकर के दोस्तों और 1707 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना होगा। किसमें, 1707 ईस्वी तक इतिहास, या 1757 ईस्वी तक ऐसे इतिहास आपको पढ़ना होता है, ठीक है। किसमें, बीए के सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु हो जाती है किसकी, औरंगजेब की 1707 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यानी 1206 से लेकर के 1526 तक, जब तक जो है इब्राहिम लोदी शासन करता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। 1526 में चूंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, लोदी वंश खत्म हो जाता है, और यहीं से मुगल इंपायर की शुरुआत हो जाती है। 1526 से 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं मुगल बहुत ही धाकड़ अंदाज में।
बाबर का लड़का होता है हुमायूं। हुमायूं 4 भाई थे। हुमायूं का लड़का था दोस्तों कौन? हुमायूं का लड़का था, उसका नाम था अकबर। अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर। जहांगीर का लड़का कौन था? जहांगीर का लड़का कौन था भैया? शाहजहां। शाहजहां का लड़का कौन था? ठीक है, औरंगजेब। और बड़ा लड़का था दारा शिकोह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल सत्ता भी एकदम से ढीली पड़ जाती है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब दोस्तों ये पूरा सिलेबस आपने देखा। हमारा दूसरा भी चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी शुक्ला एचडी पॉइंट पर आप वीडियो देख रहे हैं, और बी ए करिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों चैनल आप ही के हैं। अब हम पेज नंबर मतलब कि अब हम इकाई संख्या 1 के बारे में विस्तार से देखेंगे, जिसमें हम प्राचीन इतिहास का परिचय, संस्कृति और परंपराओं का परिचय, प्राचीन भारत के इतिहासकारों का परिचय, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्रागैतिहासिक युग का संक्षिप्त परिचय आज की वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा, और ये आपका हैंड रिटन नोट्स आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। इसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि आप सभी लोग जो है ये जितनी भी बोर्ड पर चीजें दिख रही है, इसको बस आप मात्र जो है क्या कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको मैं आपके लिए बहुत ही बारीकी के साथ ये आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इकाई संख्या 1 का नोट्स है, ऐसे ही इकाई संख्या 2 का, इकाई संख्या 3 का, सबका आपको नोट्स मिलेगा। कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं, न तो घबराने की जरूरत है। सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो कहीं पर आपको भटकने की कोई किताब या कोई सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो, ठीक है। जो चीजें के बारे में चर्चा करने का प्रयास, सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाना है। तो घबराने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं, सारे नोट्स मिल जाएंगे। और लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर हमने जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रखा हुआ है, वो सब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे प्रागैतिहासिक पूरा पाषाण काल में मानव किस तरीके से जो है अग्नि की खोज की, सब कुछ उसमें आपको बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर आप देखते हैं पूरा डिटेल से, और लास्ट में आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो इकाई संख्या 1 का यह नोट्स था, ऐसे ही इकाई संख्या 2 का, इकाई संख्या 3 का, सभी का आपको नोट्स मिलेगा। यह नोट्स कैसे आपको प्राप्त करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पर आपको सभी का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। इन सभी यूनिट का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको एसएमएस कर देना है 9984, इस नंबर पर 9984 039 139, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है, ठीक है। 9984 039 139, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर क्या करना है, एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है आपको? आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर देना है, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर देने हैं, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम एसएमएस कर देना है। यानी कि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका होगा नवंबर और दिसंबर में। नवंबर दिसंबर तक आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जो है जुड़ना है तुरंत व्हाट्सएप, वैसे सभी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कम फीस है सारे सब्जेक्ट का, केवल हिस्ट्री का नहीं, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, शिक्षा शास्त्र का, समाज शास्त्र का, सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। यहाँ पर करना आपको यही है कि आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए भेज देने हैं। 100 रुपए खुद भी आप जमा कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन माध्यम नहीं यूज करते तो आप किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस जैसे आप जमा करेंगे, जैसे फीस जमा होगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलता रहेगा उसी में, ठीक है। पुरानी भी जो वीडियोस होंगी वो भी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जो कोर्स की है वो है पीडीएफ नोट्स की। पीडीएफ नोट्स जो होता है दोस्तों ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलता है, फीस जमा करने के बाद में ही। इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक का सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आंसर, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट सबके साथ। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स आपको प्राप्त होगा, ठीक है। केवल हिस्ट्री का नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट का, दोस्तों केवल एक सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विषय का नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। सीरीज एक सब्जेक्ट की आप खरीदते हैं मार्केट से 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की सीरीज आती है, और कम से कम आपको 4 से 5 सब्जेक्ट खरीदने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट मान लेते हैं, 4 सब्जेक्ट की आपको सीरीज लेनी पड़ेगी, नोट्स लेना पड़ेगा। तो 60 रुपए का एक, तो 240, 6 चौके 24, 240 रुपए का आपका खर्च हो जाता है सीरीज में दाम। तो ये आपका केवल 100 रुपए में हो जाएगा। अच्छा, एक ऑफर भी आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है और सस्ता, फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर एक साथ अगर जो बच्चा फीस जमा करेगा, तो एक साथ अगर आप फीस जमा कर देंगे तो 1 साल तक आप उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर यानी नवंबर दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर की क्लास।
उसमें भी आपको जोड़ दिया जाएगा। और मई और जून तक पेपर आपका चलेगा सेकंड सेमेस्टर का, यानी मई जून 2027 तक आपको उसमें फीस नहीं जमा करनी। मई और जून 2027 तक, जून जुलाई तक आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का उसमें नोट्स मिलता रहेगा। यानी इसमें फर्स्ट का पेपर के बाद फिर सेकंड के में जोड़ा जाएगा, सेकंड का नोट्स मिलेगा। यानी 1 साल तक आपकी फीस केवल और केवल कितनी रखी गई है, एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, तो 2 सेमेस्टर की फीस कितनी होनी चाहिए, 200 रुपए। लेकिन अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, जो बच्चे पहले जुड़ेंगे उनके लिए ऑफर वैध होगा, तो फटाफट से फीस जमा करके ऑफर का लाभ उठाए। ये ऑफर दोस्तों बहुत ही लिमिट समय के लिए, कम समय के लिए है, इसीलिए आप जल्दी जुड़े। तुरंत एसएमएस करें कि गुरुजी फर्स्ट एंड सेकंड का हमको कोर्स लेना है, आपको 1 साल तक की फीस केवल और केवल कितनी जमा करनी, 150 रुपए। यानी केवल और केवल 100 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे, 50 और जमा कीजिए, 150 रुपए फीस में आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का बढ़िया इंपॉर्टेंट नोट्स, जबरदस्त नोट्स, लिखित परीक्षा का, ऑब्जेक्टिव परीक्षा का प्रैक्टिस सेट भी रहेगा इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, लिखित वाले का, ऑब्जेक्टिव वाले का, पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर होंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी बार मतलब कि आपको अब यह जो है बीए में एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि अनिवार्य पेपर आपको देना पड़ता है, उसकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है सभी विश्वविद्यालय में। उसकी परीक्षा की बेहतर तैयारी आपकी करवाई जाएगी इसी में, ठीक है। यानी कि उसकी कम से कम 10 से 12 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की श्रृंखला होगी, पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन होगा उसमें। यानी सब कुछ आपको मिलेगा एक ही जगह पर, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा अगर आप हमसे जुड़ते हैं एक ही जगह पर। मेरे हिसाब से 100 वाला कोर्स ज्वाइन करें, फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड और फर्स्ट दोनों का करें, मेरे हिसाब सबसे बेटर आपके लिए ये होगा फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, चूंकि इसमें 50 रुपए की बचत भी आपकी ज्वाइन है, 50 रुपए की बचत होती है और इकट्ठा फीस जमा करवा देते हैं, तो आप 1 साल तक आप निश्चिंत होकर के पढ़ते हैं। तुरंत एसएमएस करें, देर मत कीजिए। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। जैसे आप किसी भी विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे प्यारू बरेली, रोहिलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां बिंदुवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, बिहार के विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, जहां पर भी हिंदी भाषी प्रदेश है और हिस्ट्री आपको पढ़ना है, आप इन चीजों को जरूर पढ़िएगा। तुरंत एसएमएस करें, देर मत कीजिए। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं इकाई संख्या 1 के बारे में और उसके बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्राचीन इतिहास का अर्थ क्या होता है? देखिए, मीनिंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिस काल में दोस्तों लिखेंगे, जिस काल के अंतर्गत मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर के लगभग 1206 ईस्वी तक की समस्त ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं, उसे प्राचीन इतिहास कहा जा सकता है। क्योंकि यहां तक प्राचीन इतिहास आपको 1206 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास ही मिलेगा। उसके बाद में फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास आता है। यह काल मानव सभ्यता के विकास, समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कला, साहित्य आदि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल रहा है, ठीक है। ये था प्राचीन इतिहास की परिभाषाओं की अगर बात की जाए, E.H. कार नाम के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद की प्रक्रिया होता है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत यानी जो बीत गया, वर्तमान ही चल रहा है, उसके बीच में सतत संवाद है, लगातार संवाद की प्रक्रिया है। क्योंकि अतीत में जो कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का काम हम वर्तमान में करते हैं। यानी वर्तमान की समस्याओं को समाधान करने के लिए इतिहास टटोलते, और इतिहास में ऐसी कोई समस्या हुई थी तो उस समय कैसे समाधान किया गया था, इसके लिए इतिहास पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इतिहास को हम पढ़ते हैं, ठीक है। भावार्थ इसका है कि कार कहते हैं कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह वर्तमान के समस्याओं को समझने और भविष्य में निर्णायक या निर्माण की भूमिका भी निभाता है। आरजी कलिंगवुड कहते हैं कि इतिहास अतीत के विचारों का पुनर्निर्माण होता है, यानी अतीत के जो विचार होते हैं उन्हीं को पुनर्निर्मित करके लिखा जाता है। कलिंगवुड के अनुसार इतिहासकार का कार्य केवल घटनाओं को बताना नहीं होता, बल्कि अतीत में लोगों ने जो विचार किए हैं उन्हें अपनी समझ से पुनः जीवित करना एक इतिहासकार का काम होता है। वहीं पर आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, अगले विद्वान है लॉर्ड एक्टन साहब। वो कहते हैं कि इतिहास स्वतंत्रता की प्रगति का अध्ययन है। क्या कहते हैं? इतिहास स्वतंत्रता की प्रगति का अध्ययन है। एक्टन के अनुसार इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जानना कि मनुष्य ने स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय की दिशा में किस प्रकार की प्रगति करी हुई है। तो कुल मिलाकर के इतिहास यह होता है। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात की जाए तो इतिहास, प्राचीन इतिहास मानव सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है, हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित कराता है,
इससे वर्तमान को समझने और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। प्राचीन इतिहास हमारे संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान परंपरा की जड़ों को जानने में मदद करता है। प्राचीन इतिहास का कालखंड की अगर बात की जाए तो प्रारंभ से लेकर के ईसा पूर्व लगभग 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास का उत्तरायण का द्वितीय युद्ध जो होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास तो उसी के बारे में बेसिकली हमको पढ़ लेना है। हालांकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें आपको कुछ जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको आपको पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार प्राचीन इतिहास वह काल है जो मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक की समस्त घटनाओं, संस्कृतियों, विचारों और परंपराओं का अध्ययन करता है। आपके सिलेबस के हिसाब से नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। तो प्राचीन इतिहास की प्रकृति और विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए इसको समझते हैं। अच्छा, प्राचीन इतिहास मानव सभ्यता के प्रारंभ से लेकर के लगभग 1206 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन करता है। इस काल में मानव समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक जीवन का विकास हुआ है। यह काल मानव के आदिम जीवन से लेकर के राज्य का निर्माण कैसे हुआ, नगरीय सभ्यता कैसे बसी, विभिन्न साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, विभिन्न धर्मों का विकास और ज्ञान विज्ञान की प्रगति तक का साथी है इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास के प्रमुख क्षेत्र की अगर बात की इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसके बारे में अगर देखें दोस्तों तो प्राचीन इतिहास के विषय क्षेत्र में कई सारा चीज है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, पहला राजनीतिक इतिहास यानी राज्यों, साम्राज्यों, प्रशासन, युद्धों, संधियों और शासन व्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है सामाजिक इतिहास भी इसमें पढ़ते हैं हम, यानी समाज की संरचना का अध्ययन, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, परिवार, स्त्रियों की क्या स्थिति थी और शिक्षा कैसी थी उस समय, ये सभी इतिहास का विषय वस्तु में शामिल होता है। इसके साथ साथ आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री, इसमें कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, शिल्प के बारे में, विभिन्न उद्योगों के बारे में, मुद्रा के बारे में, कर की क्या व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था, इन सभी का अध्ययन हम आर्थिक इतिहास में करते हैं। और अगला होता है आपका चौथा इतिहास, धार्मिक इतिहास। धार्मिक इतिहास में दोस्तों विभिन्न धर्मों के बारे में, संप्रदायों के बारे में, विभिन्न विश्वासों के बारे में, पूजा की पद्धतियों के बारे में, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कौन सा, धार्मिक इतिहास। अगला इतिहास होता है सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में हम क्या अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक इतिहास में कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला का विकास कैसे हुआ। बेसिकली जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वाला जो दूसरा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें सांस्कृतिक इतिहास पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, और पॉलिटिकल हिस्ट्री पर कम, जबकि जो हम ये सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें आप पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, बौद्धिक इतिहास में आपको पढ़ना पड़ता शिक्षा, ज्ञान परंपरा, विचार, गणित, आयुर्वेद, दर्शन, साहित्य का विकास, ये सब आपको पढ़ना है। तो बौद्धिक विकास ही ये भी आपको इसमें पहले यूनिट के अंतर्गत आप देखेंगे। कलात्मक इतिहास ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, हस्तकला और शिल्प कला का विकास कैसे हुआ, ये एंशिएंट हिस्ट्री में खूब अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है हमेशा। ठीक है, भौगोलिक इतिहास की अगर बात की जाए तो प्राचीन भूगोल, जनपदों, नगरों, नदियों और परिवहन का अध्ययन करना भौगोलिक इतिहास कहलाता है। तो इतिहास की सीमाएं बड़ी लंबी हैं, बहुत ही व्यापक विषय है इतिहास। जो भी बीत गया वो सब इतिहास की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो इतिहास दोस्तों कोई छोटी विषय वस्तु नहीं है, ना तो इसको पढ़ना कोई नॉर्मल चीज है। ठीक है, इतिहास के स्रोत की अगर बात की तो इसको थोड़ा सा और चीजों के हिसाब से अगर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जब आप जो है साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो प्राचीन ग्रंथों के, वेद, मतलब हम प्राचीन स्रोत के बाद मतलब कि प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमको मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के स्रोत, इतिहास के स्रोत हमको कैसे कैसे, जब भी आप इतिहास को पढ़ते तो इतिहास को पढ़ने का मतलब है कि इतिहास की जानकारी हमको कैसे मिली। क्योंकि उस समय जब इतिहास लिखा जा रहा था ना हम थे, ना आप थे, और ना जो इतिहासकार लिख रहे थे वो थे। अब हम साक्ष्यों के आधार पर, विभिन्न स्रोत के आधार पर डिपेंड होते हैं कि उस समय क्या रहा होगा। किन के आधार पर डिपेंड होते हैं हम, उन्हीं को स्रोत कहा जाता है इतिहास का। विभिन्न स्रोत है इतिहास को समझने के। जैसे कि अगर आप देखें स्रोत में आता साहित्यिक स्रोत, यानी जैसे साहित्यिक स्रोत में प्राचीन जो ग्रंथ रहे हमारे, जैसे कि वेद, उपनिषद, महाकाव्य, महाकाव्य में रामायण, महाभारत, उपनिषदों में तमाम प्रकार के उपनिषद, वेदों में 4 वेद। ठीक है, ऐसे इन सभी से बौद्ध, जैन ग्रंथ, तमाम सारे, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत और बहुत सारे साहित्य लिखे गए, वो साहित्यिक स्रोत है। इसमें लिखी गई जानकारी के आधार पर हम इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस समय की पुस्तकें हैं उसके बारे में लिखी गई। जैसे ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र और जातक कथाएं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये सब जो है उस समय की सामाजिक, धार्मिक और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में बढ़िया जानकारी देने वाली पुस्तकें होती हैं, इसलिए पहला स्रोत यही होता है। दूसरा स्रोत है अभिलेखीय स्रोत,
यानी अभिलेख मतलब जैसे कोई राजा महाराजा खुदवा देते हैं, पत्थरों पर लिखवा देते हैं, ताम्र पत्रों पर लिखवा देते हैं, तो वो सब। जैसे शिलालेख, शिलाओं पर लिखने वाले लेख को शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्र पत्र, गुफा लेख, दान पत्र, इन सभी पर लिखे रहते कुछ चीजें। तो वहां पर जैसे कोई भी अगर शिलालेख है तो जिस राजा ने करवाया होगा उस राजा का समयकाल पड़ा होगा, उस राजा की भाषा उस समय कैसी थी वो पड़ी होगी, ठीक है, कौन सी लिपि में लिखवाया है वो लिपि का विज्ञान हो जाएगा, और शिलाखंड कितनी पुरानी इस समय, तो उस समय के सन ईस्वी का पता चल जाएगा, किस राजा ने लिखवाया उसका नीचे नाम लिखा रहेगा, तो वो उसका बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें होती है। जैसे अशोक की शिलालेख, इलाहाबाद की प्रशस्ति जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, अशोक के शिलालेख अशोक के बारे में बताते हैं। ये सब जानकारी हमको शिलालेखों के माध्यम से मिलती है। तीसरा स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात की जाए तो खुदाइयों से तमाम प्रकार के भवन मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं, बर्तन, औजार, मूर्तियां, सिक्के तमाम सारे मिले हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, चूंकि वहां से ना तो कोई हमको दान पत्र मिला, ना ही कोई लिखावट मिली है, वहां से केवल हमको क्या क्या मिला दोस्तों, वहां से हमको खुदाई की गई तो नीचे हमको नगर बसा हुआ मिला, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तक्षशिला, सांची का स्तूप, ये सब हमको मिला। खुदाई से तमाम प्रकार की जानकारी मिली, वहां से बहुत सारी चीजें मिली, तो उसके आधार पर उसकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं, और कार्बन डेटिंग की पद्धति के बाद में उसका एज निकालते किस समय का रहा होगा, क्या क्या रहा होगा, वहां पर कोई चीज मिला तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों मिला, वह किस यूज में आता था, इस पर हम अपना विचार करते हैं, और अपनी बुद्धि और उस अपने साक्ष्य जो हमारे पास होते हैं उसके आधार पर विभिन्न साहित्य को पढ़ने के बाद में हम उस पर निष्कर्ष निकाल करके वैज्ञानिक विधि से उसको हम प्रकाशित करवाते हैं। मुद्रात्मक स्रोत, जैसे बहुत सारे सिक्के मिलते हैं, मुद्राएं, मोहरे, जिनसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, उस पर आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इस पे तमाम प्रकार के मार्क लगे होते, तमाम प्रकार की फोटो बनी रहती है। कुषाण सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, ये सब जो है सिक्के लिखे रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की अगर बात की जाए, विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा करके यहाँ की राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति का वर्णन किया हुआ है। जैसे मेगास्थनीज, वेन्सांग, फाहियान, अलबरूनी, ये सब विदेशी यात्री हैं, भारत में आए, ये विभिन्न शासकों के समय काल में आए और भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तमाम प्रकार के इतिहास के बारे में अपनी पुस्तकों में जानकारी दी। तो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है यह भी एक स्रोत का काम करता है। ठीक है, ये सब विभिन्न स्रोत हैं। इसके अलावा लोक परंपराएं भी एक स्रोत का काम करते हैं, जैसे लोक कथाएं, लोकगीत, कहावतें, रीति रिवाज, जो प्राचीन समाज की झलक देते हैं। जैसे लोकगीत, पारंपरिक कथाएं, लोक मान्यताएं, ये सब प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात यह करें कि प्राचीन इतिहास अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य के निर्माण के लिए करने आवश्यक होता है। इतिहास हमें अपनी संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में, पहचान को समझने की मोटिवेशन देता है। ये दोस्तों इतिहास है। अब इतिहास के बारे में समझ लिया, इतिहास क्या है, इतिहास जानने के स्रोत भी आपने देख लिए। अब दोस्तों संस्कृति का अर्थ समझते हैं, संस्कृति क्या है। ठीक है, संस्कृति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, अब देखें दोस्तों संस्कृति किसे कहते हैं। दूसरा चैप्टर आपका आ चुका है, संस्कृति का अर्थ। ठीक है, संस्कृति मनुष्य के द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, रीति रिवाज, कानून, परंपराएं तथा अन्य योग्यताओं और आदतों का वह समग्र रूप होता है। इसमें संस्कृति में जो है जो मनुष्य के द्वारा अर्जित है, यानी मनुष्य ने खुद प्राप्त किया है। ठीक है, अर्जित माने खुद प्राप्त किया, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो डेवलप किया हो, विश्वास हो कोई, या कला हो, नैतिकता हो, रीति रिवाज हो, कानून हो, परंपराएं हो, या जो भी उनकी एबिलिटीज हो, योग्यताएं हो, उन सभी आदतों का समग्र रूप होता है संस्कृति यानी कल्चर। ठीक है, जो समाज के सदस्य के रूप में के द्वारा सीखा जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी या संचारित, यानी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। संस्कृतियां जो होती है वो जो है गतिशील होती, डायनामिक होती हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती रहती है। आपने जो सीखा वो अपने बच्चों को बताएंगे, आपके बच्चे उन अपने बच्चों को बताएंगे। इस तरीके से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। संस्कृति की परिभाषाओं को अगर देखें थोड़ा सा तो समझने का प्रयास करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, ईबी टायलर साहब कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए, क्या कहते हैं कि संस्कृति या सभ्यता वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज तथा अन्य सभी योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हो जाती हैं, जिन्हें मनुष्य एक समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता रहता है। ये होती संस्कृति, कल्चर। संस्कृति दोस्तों आदत होता है, रीति रिवाज होता है, कानून, नैतिकता, विचार, यानी कि जो भी आप करते हैं
मतलब ये संस्कृति दोस्तों जो होती है वह एक प्रकार से दिखाई नहीं पड़ती है। संस्कृति यानी कि कल्चर इज अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि संस्कृति एक क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि वह दिखाई भी नहीं पड़ती और ना ही उसको छू सकते हैं आप। ठीक है, डोंट टच एंड डोंट सीन यानी अब्स्ट्रैक्ट है। ये क्या है संस्कृति? संस्कृति दोस्तों अमूर्त प्रक्रिया है। जैसे इसमें आदत शामिल है, कानून, रीत रिवाज, विश्वास, ये सब आपको दिखते नहीं है। सभ्यता दोस्तों दूसरी चीज होती है, सभ्यता सिविलाइजेशन होती है। सभ्यता दिखती है, सभ्यता में जैसे आपका क्या हो जाता है, सभ्यता में से आपका पंखा, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। जबकि आपके विचार, आपके रीति रिवाज, आपके पहनावा ओढ़ावा, आपका ज्ञान, आपका विश्वास, कला, नैतिकता, ये सब आपकी क्या होती है, ये सब संस्कृतियां होती हैं। ठीक है, मैकाइबर और पेज के अनुसार परिभाषा देखिए, कहते हैं कि संस्कृति हमारे सामाजिक विरासत का वह अंग होता है जिसमें हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य, कलाएं, रीति रिवाज, संस्थाएं और जीवन की विभिन्न उपलब्धियां संस्कृति में ही सम्मिलित होती हैं। वहीं पर हर्ष कोविड नाम के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि संस्कृति मनुष्य के द्वारा निर्मित पर्यावरण होता है जिसमें उनके विचार, कार्य, व्यवहार, उपकरण तथा भौतिक वस्तुएं शामिल हो जाती हैं। तो मनुष्य के द्वारा मानव निर्मित पर्यावरण होता है कौन? संस्कृति। तो संस्कृति को मानव के द्वारा निर्मित किसने बताया? हर्ष कोविड ने बताया। भी प्रश्न आता रहता है। ये संस्कृति की परिभाषा आपने देखी। अब संस्कृति की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। दोस्तों संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसको समझते हैं। देखें, संस्कृति अर्जित होती है, जन्मजात नहीं मिलती, यानी कि ये पैदा होती है, आपको नहीं प्राप्त हो जाती है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप इसको खुद प्राप्त करते हैं। यह सामाजिक होती है, यानी कि ये संस्कृतियां कैसी होती हैं? सोशल होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। ठीक है, या पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां हस्तांतरित होती हैं, यानी आपसे आपके बच्चे में, आपके बच्चे से उसके बच्चे में जाती रहती है। यह मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं संस्कृतियां। यह अनुकूल मतलब की अनुकूलनशील होती है, यानी कि ये अनुकरण निकल करके से आपको देख करके आपको बच्चा आपके जैसे व्यवहार करेगा, उसका बच्चा उसके जैसे, यानी इस तरीके से होता है। यह आदर्शात्मक होती है, यह एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होती है, यह सतत परिवर्तनशील होती है। ये बात आ, यानी कि हमेशा परिवर्तन संस्कृति में होता रहता है, यानी कि आपके परिवर्तन मतलब कि आपके विचार कुछ और थे, आपके पिताजी के कुछ विचार और है, लेकिन विचार एक ही जैसे रहेंगे, कुछ विचारों में संशोधन जरूर होता रहता है। संस्कृति के दोस्तों कई घटक है। ठीक है, जैसे कि संस्कृति के घटक में भाषा पहला घटक है। विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होता है और भाषा से ही संस्कृतियां हस्तांतरित होती हैं, संचारित होती हैं। दूसरा धर्म, आस्था और विश्वास की प्रणाली, तो ये भी संस्कृति का ही एक घटक है। कला, सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति करता है, तो ये भी संस्कृति है। साहित्य, समाज के विचारों और भावनाओं को लेखबद्ध करता, लिपिबद्ध करता है, यह भी एक प्रकार से घटक है। रीति रिवाज, सामाजिक व्यवहार की पद्धति, यह भी एक घटक है। नैतिकता, अच्छा बुरा सही गलत का ज्ञान, यह भी एक घटक होता है संस्कृति का। इसके साथ साथ दोस्तों कानून भी संस्कृति का ही घटक है। सामाजिक व्यवस्था के नियम इसमें होते हैं। परंपराएं, पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताएं जो होती हैं उन्हीं को परंपरा कहते हैं। तो परंपरा भी संस्कृति का ही एक भाग होता है, उसका एक घटक होता है। ठीक है, संस्कृति के प्रमुख अंग की अगर बात की जाए तो इसके कई अंग होते हैं संस्कृति के, जैसे कि भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति। देखिए भौतिक संस्कृति दोस्तों जिसमें वे सभी भौतिक वस्तुएं आती हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया हुआ है, जैसे टीवी, कूलर, एसी, पंखा, फ्रिज। ठीक है, जो भी चीजें मनुष्य ने बनाया उसका उपयोग करता है वो भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? जिसमें विचार, आपके मूल्य, नहीं, अभौतिक संस्कृति को दोस्तों संस्कृति का मूल रूप अभौतिक संस्कृति ही होता है। भौतिक संस्कृति को सभ्यता भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये सभ्यता नहीं कि ये मूर्त होती है, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, ये दिखाई नहीं पड़ती अभौतिक संस्कृति, जबकि भौतिक संस्कृति दिखाई पड़ती है। अच्छा, अभौतिक संस्कृति में आपके विचार, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, कला, भाषा, धर्म, ये सब आते हैं और बेसिकली यही आपकी मुख्य संस्कृति होती है, अभौतिक संस्कृति। तीसरी संस्कृति आदर्शात्मक संस्कृति, जो समाज में आदर्श मानी जाती है, इसको लोग अपनाते हैं। ठीक है, और अगली होती है वास्तविक संस्कृति, यानी जो व्यवहार में वास्तव में पाई जाती है उसको वास्तविक संस्कृति कहते हैं। इस तरीके से संस्कृति के बारे में हमने समझा। अब संक्षेप में अगर इसको बताना चाहें तो संस्कृति किसी समाज की सामूहिक जीवन शैली का नाम होता है, जो उसकी भौतिक और अभौतिक उपलब्धियों, विचारों और मूल्यों का समन्वित रूप होता है तथा जो समय के साथ लगातार बदलती रहती है, विकसित होती रहती है, परिवर्तन भी उसमें होता रहता है। अब संस्कृति के बाद में दूसरा जो अगला टॉपिक था आपका परंपरा, ट्रेडिशंस। भारत में जो ट्रेडिशंस है उसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपने संस्कृति समझ लिया, संस्कृति क्या होती है। अब अगला टॉपिक आपका है परंपरा। हेडिंग डालेंगे परंपरा, ट्रेडिशन। देखिए परंपरा का शाब्दिक अर्थ है परम धन परा, यानी अर्थात जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है उसी को परंपरा कहते हैं।
अच्छा, परंपरा, मूल रीति रिवाज, परंपरा भी संस्कृति का ही एक भाग है। परंपरा वे रीति रिवाज, मान्यताएं, विचार, रीति रिवाज या आचार व्यवहार होते हैं, जीवन पद्धतियां होती हैं जो समाज में लंबे समय से चली आ रही होती है और समाज उसको मान्यता भी प्राप्त कर देता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और समाज उसको मान्यता भी प्राप्त कर देता है कि भाई ये परंपरा हमारे समाज की, यानी समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वह विचार, वह रीति रिवाज, वह मान्यताएं, ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमारी जीवन पद्धति में जुड़ी हुई है। ठीक है, परंपरा की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए, क्या होती है परंपरा की विशेषताएं दोस्तों, लिखिएगा। परंपरा की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता है परंपरा समाज की सामूहिक धरोहर होती है, सभी लोगों का इसमें योगदान होता है और सभी लोग इसको मानते भी हैं, सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत एक तरीका होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में या लिखित रूप में या व्यवहार के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। तीसरी बात है, परंपराएं समाज की पहचान होती हैं और एकता को सुदृढ़ करती है, चूंकि परंपराओं को पूरा का पूरा समाज एक छत्र होकर के मानता है। इसके अलावा यह अस्थायी होती है, यानी इसमें बदलाव ज्यादा नहीं होता है, परंतु समय के साथ इसमें परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है, हो भी गया है, परिवर्तन भी होता है, लेकिन बहुत कुछ मात्रा में परंपराएं अस्थायी होती हैं। हर एक समाज की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। परंपराएं समाज में अनुशासन, नैतिकता और संस्कारों के विकास में सहायक होती हैं। इसके साथ साथ यह धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, रीति रिवाज, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य आदि के रूप में विद्यमान रहती हैं। कौन? परंपराएं। ठीक है, तो ये सब परंपरा होती है दोस्तों। क्लियर? अब परंपराओं का, भारतीय परंपराओं का महत्व समझते हैं पहले, फिर और चीजों को देखेंगे। भारतीय परंपराओं का महत्व लिखेंगे। भारतीय परंपराएं हमारी प्राचीन संस्कृति की क्या है? धरोहर होती हैं। दूसरी बात, समाज में नैतिक मूल्यों और सद्भावना को भारतीय परंपराएं बढ़ाती हैं। परंपराएं हमारे पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव से हमको जोड़ करके रखती हैं। साथ ही साथ में राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकरूपता को मजबूत करती हैं, क्योंकि परंपराओं से हम एक सूत्र में बंध जाते हैं। ठीक है, परंपराएं जो होती हैं व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन के विकास में सहायक होती हैं। इसके साथ साथ हमारी लोक संस्कृति, लोक कला, साहित्य, पर्व और त्योहार, इन सभी को जीवित रखती हैं। कौन? परंपराएं। आज परंपराओं के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को फॉलो कर पाते हैं। ये सब ट्रेडिशंस ही हैं, परंपराएं हैं। परंपराएं दोस्तों, उसके कई वर्ग होते हैं, आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय परंपराओं के मुख्य वर्ग, जैसे कि पहली धार्मिक परंपरा है, जैसे हमारी जो पूजा पद्धति है, पूजा कैसे करनी है, यज्ञ कैसे करना है, कैसे करवाना है, ये सब धार्मिक परंपरा है। जैसे व्रत, त्योहार, ये सब एक परंपरा ही होती है। ठीक है, सामाजिक परंपराएं, जैसे विवाह की रीति, ये सामाजिक परंपरा है। संस्कार, हमारे 16 संस्कार है। विवाह जो होते हैं, हिंदुओं में 8 प्रकार के विवाह की बात है। ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, ऋषि विवाह, दैव विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और एक विवाह और होता है आपका राक्षस विवाह। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, 4 मान्य होता है, 4 अमान्य होता है। ये सब चीजें, अतिथि सत्कार करना, ये सब क्या है? ये सब हमारे सामाजिक परंपराएं हैं। सांस्कृतिक परंपराओं में जैसे आपकी कला, पहले की कला, साम वेद में आप देखते हैं संगीत की बात करी गई, वहां से लेकर के संगीत आज तक चलता रहा है। कला हमारी पहले कैसी थी, साहित्य कैसा था, नृत्य की कला, सब कुछ आप देखते हैं। ये सब परंपराओं के अंतर्गत तो ये सांस्कृतिक परंपरा है। अगली है नैतिक परंपरा। नैतिक परंपरा क्या है? जैसे कि हमारा क्या होता है, नैतिकता क्या कहती है कि सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है, बड़ों का सम्मान करना है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, दया जीवों पर करनी है। ये सब क्या है? ये सब हमारी नैतिक परंपराएं हैं, मोरल ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने परंपराओं के प्रकार या प्रमुख मुख्य वर्ग को समझ लिया, परंपराओं का महत्व समझ लिया, परंपराओं की विशेषताओं को समझ लिया, परंपराओं का अर्थ को समझ लिया। अब भारतीय परंपराओं के कुछ उदाहरण की अगर बात की जाए, जैसे हमारे जो पर्व त्योहार होते हैं, जैसे दीपावली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सब परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं। संस्कारों में जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, श्राद्ध संस्कार, मुंडन संस्कार, सारे संस्कार, चौल मुंडल, ये सब संस्कार होते हैं जो कि परंपराओं के ही भाग हैं। इसके अलावा कला और लोक संस्कृति में जैसे लोकगीत हम गाते हैं, जैसे इस समय कजरी का माहौल चल रहा है तो लोग गाते हैं कि भाई ठीक है, ऐसे घूमे जाई, जो है जैसे क्या होता है कि घेर घेर बरसे कारी बदरिया, कियरिया माँ बूंद टपके, ये सब क्या है? लोकगीत है। इस समय कजरी के गीत चल रहे हैं, जैसे कि क्या नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही लोक नृत्य होता है, लोक कथाएं हैं, लोक कला है, शास्त्रीय संगीत है। अच्छा, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, लोक कला अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, तो बीए के 5वें सेमेस्टर में जब आप जाते हैं और हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो उसी में आपको पढ़ना पड़ता है। 6 सेमेस्टर में लोक साहित्य और लोक संस्कृति पढ़ना पड़ता है बीए के 6 सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं आपके ट्रेडिशंस, यानी परंपराओं, रीति रिवाज, अतिथि सत्कार करना, नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना, भोजन से पहले प्रार्थना करना, ठीक है, सोने से पहले प्रार्थना करना, ये सब क्या है? ये सब हमारी भारतीय परंपराओं के कुछ उदाहरण हैं जिसको मैंने आपको बताया। तो परंपरा किसी सत्यता
मतलब कि किसी सभ्यता के सतत विकास का आधार होती है। यदि परंपराएं ना हो तो समाज जो होता है अपनी पहचान, मूल्य और संस्कृति को खो देता है। यही परंपराएं हमारे समाज की संस्कृति, सभ्यता, मूल्य को बनाए रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत के कुछ इतिहासकार, तो अभी तक आपने क्या समझा? संस्कृति को समझ लिया, परंपरा को समझ लिया, प्राचीन भारत के स्रोत को समझ लिया, कैसे जानना है, कैसे क्या करना है। अब समझते हैं दोस्तों हम प्राचीन भारत के इतिहासकारों के बारे में, हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। देखिए, प्राचीन भारत में अनेक विद्वानों, कवियों, यात्रियों और लेखकों ने भारतीय इतिहास, समाज, संस्कृति, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में देखेंगे, जैसे कल्हड़ हो गए। कल्हड़ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कल्हड़ ने क्या लिखा है? राजतरंगिणी नाम का एक ग्रंथ लिखा है। 12वीं शताब्दी के समय काल के हैं कल्हड़। 1148 से 1150 ईस्वी के बीच में जो है लिखा इस पुस्तक को, राजतरंगिणी को। कश्मीर इनका जन्म स्थान है, परवरपुर के आसपास। राजतरंगिणी इनकी रचना है, संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, राजतरंगिणी को कश्मीर का प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास क्रमबद्ध रूप से दिया गया है। कल्हड़ ने उपलब्ध स्रोतों, शिलालेखों, लोक कथाओं, लोक परंपराओं, प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर इतिहास लिखा, इसलिए उनकी रचना अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती है और पहला इतिहास ग्रंथ भारत का माना जाता है कल्हड़ का। इन्होंने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने का काम किया, इसीलिए महान विद्वान की श्रेणी में आते हैं और प्राचीन भारत के सबसे बढ़िया इतिहासकारों में इनका नाम आता है। ठीक है, कल्हड़ कश्मीर के महान इतिहासकार थे जिन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना करी। यह कश्मीर ग्रंथ के इतिहास के सबसे प्राचीन, मौलिक और विश्वसनीय स्रोत है। इसमें कल्हड़ ने राजा महाराजाओं का पूरा क्रम से वर्णन किया हुआ है, कल्हड़ ने। ठीक है, दूसरे विद्वान हैं, दूसरे हमारे जो प्राचीन इतिहासकार हैं, उनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट साहब ने हर्षवर्धन के बारे में बढ़िया जानकारी दी है। और कल्हड़ ने दोस्तों किसके बारे में? राजतरंगिणी में बहुत सारे जानकारी, जो इतिहासकार है उसके बारे में जानकारी, मतलब कि बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में जो कश्मीर से और उत्तर भारत से संबंधित रहे, उनके बारे में बताया। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। 606 से लेकर के 647 ईसा पूर्व के समय काल के माने जाते हैं। संभवतः प्रतापपुर, कन्नौज के निकट इनका जन्म हुआ होगा। हर्षचरित और कादंबरी जैसे महान ग्रंथ को लिखने का श्रेय बाणभट्ट के साहब को प्राप्त है। संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और जीवनी लेखक थे ये। इन्होंने ही जो है क्या लिखा? हर्षचरित नाम की रचना लिखी। ये बाणभट्ट की, मतलब कि हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक है, हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी गाथा है, जिसमें उन्होंने उनके वंश, राज्य, मुद्दों, स्वरयुद्धों और दानशीलता का वर्णन किया है। कादंबरी एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है, उपन्यास है जो अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों पर प्रकाश डालती है। संस्कृत गद्य के श्रेष्ठ लेखक हैं, अलंकारिक और सुबोध शैली का प्रयोग करते हैं। तत्कालीन समाज और जीवन का चित्रण इनमें, इनके ग्रंथों में मिलता है। तो ये है दोस्तों बाणभट्ट साहब। ठीक है, अगला विद्वान है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज एक यात्री था, यह भी इतिहासकार ही कह सकते हैं, भारत का इतिहासकार नहीं लेकिन विदेशी इतिहासकार है। लेकिन इसने भारत के मतलब इसमें जो योगदान दिया है, बेसिकली मैं इस पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये भी विदेशी यात्री है मेगस्थनीज। उस समय ये एक प्रकार से भारत में आया था जब यहाँ पर शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखा। 3री से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 350 ईसा पूर्व, यूनान, ग्रीस से आया था। सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया था। इंडिका नाम की पुस्तक लिखता है मेगस्थनीज। और इसी इंडिका पुस्तक में मूल ग्रंथ इसका नष्ट हो गया है। इसका अंश जो बचा था उसके बाद में लेखकों ने उदाहरणों से ज्ञात किया कुछ सूत्रों से। मेगस्थनीज यूनानी दूत था जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी। इंडिका में उन्होंने भारत के भूगोल, जलवायु के बारे में, भारत की नदियों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, जनजीवन के बारे में, समाज, रीति रिवाज, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वर्णन किया हुआ है इसने। ठीक है, यह ग्रंथ मौर्यकालीन भारत की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, मौर्य काल के बारे में बढ़िया जानकारी देने का स्रोत या तो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक है या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 2 पुस्तकें हैं। इन इतिहासकारों की रचनाएं प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जबकि जैसे आरसी मजूमदार हो गए, तमाम सारे और इतिहासकार हैं जो कि आधुनिक समय काल के हैं, तो आधुनिक के बारे में नहीं पूछा गया है, प्राचीन के बारे में ही पूछा गया, इसलिए मैंने प्राचीन ही रखा है। अच्छा, अब ह्वेनसांग भी विदेशी यात्री था, इसके बारे में देख लेते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है यहाँ से भी। ह्वेनसांग की अगर बात की जाए तो इसका समय काल 7वीं शताब्दी है, लगभग में 629 से 645 ईस्वी के समय काल में भारत में आया था। उस समय हर्षवर्धन जो है भारत में शासन कर रहे थे। जन्म स्थान इसका चीन यानी साओ यांग में पड़ता है। लगभग में 630 में भारत में आया था। बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। इसकी प्रमुख रचना का नाम है सीयूकी, पश्चिमी प्रदेशों का वृत्तांत, इसको हिंदी में कहते हैं सीयूकी नाम का ग्रंथ लिखा। विशेषता यह है कि ह्वेनसांग ने भारत के अनेक राज्यों, हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में, कन्नौज, मगध, नालंदा, इन सभी का भ्रमण किया और इन सभी के बारे में अपनी पुस्तक सीयूकी में जो है लिखा।
उसने भारतीय समाज, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, नगरों, ग्रामों और रीति रिवाजों का सजीव वर्णन किया है। उसकी पुस्तक भारत के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, बात आप ध्यान रखेंगे। भारत के बारे में ह्वेन सांग का जो मत है, भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। इसने कहा यहाँ के लोग धार्मिक, नैतिक और समाज सत्यवादी होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे, ऐसा इसने ह्वेन सांग ने बताया था। अब दूसरा विद्वान है दोस्तों फाहियान। फाहियान जो है कब आया था? फाहियान आया था दोस्तों समुद्रगुप्त के समय काल का है ये। 5वीं शताब्दी में आया था, लगभग में 399 से 414 ईस्वी में फाहियान भारत में आया। चीन से आया था ये लगभग 399 ईस्वी में। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज करना और विनय पिटक की प्रतियों प्राप्त करना, यानी विनय पिटक जो है त्रिपिटक का ही भाग है, उसकी प्रतियों को प्राप्त करने के लिए भारत में आया था, चूंकि एक बौद्ध भिक्षु था। हो कुओ की नाम का ग्रंथ लिखा, बौद्ध देशों का वृत्तांत लिखने के लिए निकला था ये। विशेषता यह है कि फाहियान मुख्यतः गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था। उसने मध्य एशिया से होते हुए भारत की यात्रा करी थी। उसने पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रावस्ती, कुशीनगर, मथुरा आदि स्थलों का वर्णन किया है। उसके विवरण से उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। भारत के बारे में फाहियान के जो मत है दोस्तों ये है कि भारत में अपराध बहुत कम है, ऐसा फाहियान ने कहा था। लोग भारत के ईमानदार हैं, बहुत ज्यादा दयालु भी हैं, राजा प्रजा की भलाई का ध्यान रखते हैं, यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत सम्मान था। ये इसने बताया था, किसने? फाहियान ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में भारत में आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला विद्वान है दोस्तों अल बरूनी। अल बरूनी की अगर बात की जाए, यह भी विदेशी यात्री ही है। यह आया था दोस्तों 11वीं शताब्दी के आसपास लगभग में। जो है किसके साथ आया था दोस्तों? ये किताब उल हिंद नाम की पुस्तक लिखता है, और यह दोस्तों मोहम्मद गौरी या महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था, ठीक है। 1017 से 1030 ईस्वी तक जो है ये रहा। मध्य एशिया से आया था, ख्वारिज में से खास करके इसका जन्म हुआ था वहीं पर। 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत में आता है। उद्देश्य इसका था कि भारत का जो विज्ञान है, भारत का धर्म, दर्शन, भाषा और संस्कृति का अध्ययन किया जाए और उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया जाए, इसके लिए आया था। इसने जो है किताब उल हिंद नाम की एक रचना लिखी, इसको तहकीकी हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। इस पुस्तक में अल बरूनी ने संस्कृत भाषा सीखी, मतलब संस्कृत भाषा सीखी और भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उसने भारतीय धर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष, भौगोलिक ज्ञान, रीति रिवाज, जाति व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया। वह निष्पक्ष दृष्टिकोण वाला विद्वान इतिहासकार माना जाता है, जिसने इस समय के बारे में इतिहास, यानी कि उन्हीं इतिहासकारों को मैंने इसमें रखा है जो कि आपके शुरुआती दौर से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास बताते हैं, बस उन्हीं के बारे में हम चर्चा किए। अल बरूनी के भारत के संबंध में अगर मत की बात की तो भारतीय महान वैज्ञानिक और दार्शनिक हुआ करते थे, ऐसा ये बताता है। भारतीयों की गणित और खगोल विद्या बहुत ही नंबर 1 की थी। उसने भारतीय समाज को समझने का निष्पक्ष प्रयास किया था, किसने? अल बरूनी ने, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि ह्वेन सांग, फाहियान, अल बरूनी विदेशी यात्री और इतिहासकार थे, जिनके विवरण हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थे कुछ इतिहासकार जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में समझते हैं, क्या थी इंडियन नॉलेज सिस्टम, अगला चैप्टर है ये। दोस्तों यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स आप एक ही वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अब भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर बात की जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा मानव जीवन के समग्र विकास की एक प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक परंपरा है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, धर्म, नैतिकता, जीवन पद्धति, इन सभी को मिला लिया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती आई है। भारतीय संस्कृति की आत्मा है भारतीय ज्ञान परंपरा। अब भारतीय ज्ञान परंपरा के अर्थ को अगर समझना चाहें दोस्तों हम, तो समझ सकते हैं। देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ, भारतीय ज्ञान परंपरा वह समग्र ज्ञान है दोस्तों जो भारत की प्राचीन परंपराओं, ग्रंथों, अनुभवों, साधना और व्यवहार के माध्यम से विकसित हुई है, तथा जो जीवन के सभी आयामों में, खास करके भौतिक आयाम हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, या आध्यात्मिक हो, या नैतिक हो, सभी को अपने में समेटे हुए है भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है कि कहाँ से मिली हमको, इसका उद्गम कहाँ है? देखिए, जिससे वेदों से भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू होती है। उपनिषदों, वेद, उपनिषद, फिर पुराण, फिर तमाम सारी स्मृतियां लिखी गई, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अन्य धार्मिक ग्रंथ आए। ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा के ही भाग है। गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय गुरुकुल व्यवस्था, ये सब सबसे उच्च कोटि की व्यवस्था थी। लोक ज्ञान, लोक साहित्य और लोक कला का ज्ञान, प्राचीन वैज्ञानिक, दार्शनिक और साहित्यिक कृतियां, ये सब दोस्तों उद्गम के स्रोत हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इन्हीं सारे ग्रंथों से मिलती है जो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। अब भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेषताओं की अगर बात करें तो इसकी विशेषताओं को भी देख लीजिएगा आप। लिखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रमुख विशेषताएं।
पहली विशेषता है समग्रता, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन के सभी पक्षों का, खास करके शरीर का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का, इन चारों टॉपिक का, चाहे वो शरीर की बात हो, मन की बात हो, बुद्धि की बात हो, आत्मा की बात हो, सभी के बारे में चर्चा की गई है और संतुलित विकास पर बल देती है। इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा अनुभव पर आधारित है, यानी कि यह केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि अनुभव, प्रयोग और साधना पर आधारित है। कौन? भारतीय ज्ञान परंपरा। तीसरी विशेषता यह है कि मानव पर केंद्रित है ये, ठीक है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करवाना, यह भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भारतीय धर्म ग्रंथ के द्वारा बताया गया है। प्रकृति के साथ सामंजस्य की स्थापना भी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में सिखाया जाता है। यह प्रकृति को पूज्य मानती है, जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा, नीम के वृक्ष की पूजा, तुलसी के वृक्ष की पूजा सब करी जाती है। नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, सबकी पूजा हम करते हैं। तो इसके साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है, ताकि हम प्रकृति को नष्ट ना कर पाए। क्योंकि हम भगवान के रूप में उनको देखें तो अपने भगवान को थोड़ी ना नष्ट करेंगे। नदियों को हम देवी मानते हैं ताकि उसको गंदा ना करें। वृक्ष को हम जो है भगवान मानते हैं, पवन देव का अंश मानते हैं, इसीलिए उसको हम कभी काटते नहीं है। हरे वृक्ष को काटना पाप माना गया है। पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बरगद के पेड़ को, पाकड़ के पेड़ को, उनकी पूजा करते हैं हम। तो उससे क्या होता है? प्रकृति सुरक्षित रहती है। इसके अलावा नैतिक और आध्यात्मिक आधार, यह ज्ञान को नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़ती है। इसके अलावा व्यवहारिकता, यह जीवन उपयोगी, व्यवहारिक और समाज उपयोगी ज्ञान प्रदान कराती है। यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अगर बात की जाए तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख अंग की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में आप देखिए तमाम सारे अंग हैं, जैसे कि आप देखेंगे वेद और दर्शन, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद है। सांख्य मतलब किस तमाम सारे दर्शन है, जैसे सांख्य, योग दर्शन, ज्ञान, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब दर्शनों ने ज्ञान की गहरी आधारशिला रखी है। वहीं पर विज्ञान और गणित की बात की तो भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और गणित ने भी अपना वर्चस्व जमाया हुआ है। प्राचीन काल से आप देखते हैं खगोल शास्त्र का सबसे पहला अध्ययन आपको भारत में ही मिलेगा। आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि आदि विद्वानों ने खगोल शास्त्र, गणित, भौतिकी, चिकित्सा जैसे विषयों में अद्भुत योगदान दिया। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता आप देखते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में भी भारत नंबर 1 रहा। चरक, सुश्रुत आदि की ने आयुर्वेद की रचना की, जो स्वास्थ्य, रोग निवारण और दीर्घ आयु का विज्ञान माना जाता है। औषधि, किस औषधि का कैसा प्रयोग होगा, सब कुछ भारतीयों ने ही तो बताया। शून्य की खोज से लेकर के दशमलव पद्धति का विकास भारतीयों ने ही तो किया है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है। साहित्य और भाषा, आप देखते संस्कृत ने मतलब कि भाषा सबसे पहले, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर देवबाड़ी की जलित भाषा हमारे पास है। संस्कृत भाषा किसके पास है? हमारे पास है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हमारे पास है, ठीक है। खगोल शास्त्र के सबसे बारे में जानकारी हमारे पास है, ठीक है। शून्य की खोज हमारे पास है। तो सारी प्राचीन चीजें हमारे ही पास है। प्राकृत भाषा संस्कृत के बनी, फिर पाली, तमिल आदि भाषाओं में विशाल साहित्य की रचना हुई जिसने संस्कृति को समृद्ध किया। ये सब भी भारतीय ज्ञान परंपरा का ही एक अंग है। इसके अलावा कला, संगीत और नाट्य, इसमें नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, इन सभी कलाओं का अद्भुत विकास आपको भारत में दिखेगा। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर धर्म और नीति शास्त्र, जैसे गीता, उपनिषद, बौद्ध, जैन और अन्य ग्रंथों ने धर्म और नैतिकता, कर्तव्य और मानव मूल्यों की शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा एकदम से अव्वल दर्जे की ज्ञान परंपरा है, नंबर 1 की ज्ञान परंपरा है। कोई कसर इसमें बचती नहीं। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से इसको देखा जाए तो इसके जैसा कोई दुनिया में कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व ये है दोस्तों, क्या महत्व है इसका? महत्व यह है कि यह भारतीय संस्कृति और पहचान की मूल धारा मानी जाती है। मानव जीवन को उद्देश्य, दिशा और मूल्य प्रदान करती भारतीय ज्ञान परंपरा। यह विश्व को शांति, अहिंसा और सह अस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम का संकेत हमारी ही संस्कृति देती है। और कोई संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात, शांति की बात, अहिंसा की बात, सह अस्तित्व की बात नहीं कर पाती पहले, लेकिन भारत ने ही पहले ये सब दिया। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के युग में भी यह पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए मार्गदर्शन का काम भारतीय परंपरा ही करती है। आज भी हम पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही अपना विकास करना चाहते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ें सिंधु सभ्यता तक जाती हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस परंपरा के केंद्र में रहे। यह ज्ञान परंपरा आज भी योग, आयुर्वेद, ध्यान, वेदांत, ज्योतिष, संस्कृत भाषा आदि के रूप में जीवित है और आगे बढ़ भी रही है, ठीक है। ये हो गए भारतीय ज्ञान परंपरा।
भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, उपनिषद, पुराण ये सब आते हैं। इनका परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्रोत हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन, आस्था, नैतिकता और जीवन दर्शन को गहराई से प्रभावित किया हुआ है। जैसे इसमें देखेंगे दोस्तों, वेद। वेद क्या है? वेद जो होते सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारे। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा साम और चौथा अथर्ववेद। वेदों की रचना का काल दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय काल है वेदों का। इसमें लिपिबद्ध किया गया इस समय, ठीक है। लेकिन वेदों को बहुत पहले से मतलब कि इसको श्रुति परंपरा में वेद आगे बढ़े हैं, ठीक है। गायन परंपरा में आगे बढ़े हैं, इसको याद करके लोग आगे बढ़ाए गए हैं, ठीक है। लिखने की परंपरा का विकास नहीं था, तब से वेद हमारे हैं, ठीक है। वेदों को अपौरुषीय कहा गया, क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा करी गई है, ठीक है। वेदों में प्रकृति का वर्णन, देवताओं, यज्ञ, स्तुति, प्रार्थना, नैतिक जीवन, समाज व्यवस्था और आयुर्वेद, जादू, थूना टटका से लेकर के संगीत, सबके बारे में वेदों में मेंशन किया गया है, ठीक है। उपनिषद दूसरे नंबर पर आते हैं। उपनिषदों की रचना काल 800 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व मानी जाती है। उपनिषद वेदों का दार्शनिक भाग माना जाता है। मानव जीवन के परम सत्य यानी ब्रह्म की खोज, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म की जितनी भी गुत्थियां हैं, सब आप उपनिषदों में सुलझी हुई मिलेगी आपको। गूढ़ विषयों पर विचार करने का काम किसने किया? उपनिषदों में किया गया। जैसे कि प्रमुख उपनिषद में ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, तैत्तरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, ये सारे उपनिषद जो हैं लिखे गए, जिसमें तमाम सारे ज्ञान की बातें करी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी होती है पुराण। पुराणों की रचना का काल 300 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक माना जाता है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, राजाओं की वंशावली, धार्मिक कथाएं, तीर्थ, व्रत, दान, अवतार, लोक परलोक का वर्णन, सब कुछ आपको मिलता है। 18 पुराण है दोस्तों। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, बावन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण, ये सारे पुराण है दोस्तों। ये 18 पुराण है, ठीक है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 6 वेदांग, सब कुछ है जो कि भारतीय इतिहास को कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा समृद्ध करते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान परंपरा में जो योगदान रहा है भारत का, वो क्या रहा है? ज्ञान परंपरा में योगदान भारत का, पहली बात, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हुआ है। वेद, उपनिषद और पुराणों ने ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म जैसे गूढ़ प्रश्नों पर विचार करके भारतीय दर्शन की नींव रखी, ठीक है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, सब कुछ बताया गया उपनिषदों में। दूसरा, नैतिक और मानवीय मूल्यों का प्रचार किया। इन ग्रंथों ने सत्य, अहिंसा, दया, दान, क्षमा, सेवा, संयम, कर्तव्य पालन जैसे मूल्यों को समाज में स्थापित किया। इसके साथ ही साथ समाज और संस्कृति का निर्माण भी किया। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, विवाह, उत्सव, तीर्थ आदि का वर्णन कर समाज को संगठित किया, सुव्यवस्थित बनाने में योगदान दिया। किसने दिया? इसी व्यवस्था ने दिया, ठीक है। किस व्यवस्था ने? हमारी इस जो है भारतीय ज्ञान परंपरा ने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो तीर्थ आदि का वर्णन करके समाज को संगठित, सुव्यवस्थित बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा दर्शन और विचारधारा का विकास किया। उपनिषदों ने अद्वैत, अद्वैत माने कि भगवान केवल एक है, ठीक है। आत्मा, परमात्मा ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। द्वैत यानी परमात्मा और आत्मा दो हैं। विशिष्ट अद्वैत एक आता है, ठीक है। मतलब दो जरूर है, लेकिन आत्मा परमात्मा का ही अंश है, विशिष्ट अद्वैत बताता है। दार्शनिक मतों की प्रेरणा दी, जिससे भारतीय दर्शन का विकास हुआ। 6 दर्शन का विकास हुआ। भारत में 6 दर्शन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, इन सभी का विकास हुआ। ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा साहित्य और भाषा पर प्रभाव पड़ा इसका, यानी वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों की गद्य शैली और पुराणों की कथाओं ने संस्कृत भाषा, काव्य, नाटक, कथा साहित्य को समृद्ध किया। और आज आप देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा है। इसके अलावा विज्ञान और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान रहा है। जैसे ज्योतिष शास्त्र सबसे पहले आप देखते भारत में मिलता है, और उसका प्रयोग आज भी हिंदू पंचांगों में किया जाता रहा है। पंडित जी लोग वही पत्रा खोलते, पंचांग खोलते, और उसमें शुभ मुहूर्त कब है, पानी कब बरसेगा, ठीक है, और सारी चीजें बताते हैं अपने जजमान लोगों को, ठीक है। किस मुहूर्त में शादी अच्छी होगी, क्या होगा, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, सब कुछ बताते हैं। गणित, आयुर्वेद, वास्तु शास्त्र ने घर कैसे बनाना चाहिए, घर में बाथरूम कैसे होना, किस किस दिशा में होना चाहिए, किचन कहाँ पर किस दिशा में बनवाना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें आपको वास्तुशास्त्र, घर बनवाने की पूरी कला, संगीत, व्याकरण, कृषि, पर्यावरण आदि अनेक विषयों की प्रारंभिक जानकारी जो होती है हमारे प्राचीन ग्रंथों से, वेद, पुराण, उपनिषद इन्हीं से मिलती है। धार्मिक सहिष्णुता और एकता का संदेश मिलता है। भारत में आप देखते हैं, भारत क्या है?
ये इसमें आप देखते कई सारे देवी देवता भारतीय ग्रंथ में, जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की अगर बात की जाए, वहां पर कई सारे देवी देवताओं का उल्लेख है, लेकिन सभी देवी देवताओं को एक ही, मतलब एक ही देवता के अंश है, यानी विविधता में एकता की बात भारत करता है। विभिन्न देवताओं की उपासना, अवतारवाद, तीर्थ परंपरा के द्वारा उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधे रखा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल भारत को नहीं बल्कि पूरे संसार को देने का काम भारतीय ज्ञान परंपरा ने नहीं किया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वेद, उपनिषद, पुराण हमारी अमूल्य धरोहर है, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया और मानव को सही मार्ग दिखाया। ये दोस्तों भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आपने समझ लिया। इस तरीके से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को समझा। अब भारतीय शिक्षा प्रणाली को हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली जिसमें गुरुकुल व्यवस्था वगैरह के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे गुरुकुल व्यवस्था थी। फिर प्रागैतिहासिक युग के बारे में उसका परिचय देखेंगे। प्रागैतिहासिक में पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सभी की विशेषताओं को हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की विशेषताओं को समझेंगे, ठीक है, उनका जीवन कैसा रहा, कैसे विकास और कृषि का विकास, कैसे अस्थायी जीवन का कैसा रहा, सब कुछ समझने के बाद में हम लोग दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसकी प्रश्न की संख्या कितनी है, 20 प्रश्न उसमें हमने इसमें बताए हैं, लेकिन 10 प्रश्न आप चाहें तो इसमें देख लीजिएगा। जैसे 10 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहते हैं, इसे इतिहास की परिभाषा किसने दी है, तो E.H. कार नाम के विद्वान उन्होंने दी है, ठीक है। जैसे बात तो ऐसा तमाम चीजें आपको, इतिहास को अतीत और वर्तमान का संवाद किसने कहा है, तो E.H. कार साहब ने कहा है। ऐसे ही प्रश्न जो आपको मैंने बताया, तो ये सब हम चर्चा कर लेंगे बाद में। आपको अगर सभी यूनिट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो से पहले सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको जुड़ना है, एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। क्या दोस्तों, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस दोस्तों केवल 100 रुपए रखा गया है। 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फीस कैसे जमा करने हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का फीस इकट्ठा, जब फर्स्ट एंड सेकंड का एक साथ फीस जमा करते हैं तो आपके लिए केवल और केवल 150 रुपए में आपको दोनों मिल जाएगा सेमेस्टर का फीस। क्योंकि एक सेमेस्टर का फीस 200 रुपए है, 2 सेमेस्टर का फीस 200 रुपए होना चाहिए, लेकिन 200 रुपए फीस ना रख करके केवल 150 रुपए रखा गया। अभी ऑफर चल रहा है, तो जो व्यक्ति अभी फीस जमा करके जल्दी जुड़ेंगे वो 150 रुपए फीस में आप एक साल तक, 150 रुपए में कितना पढ़ेंगे, एक साल तक आप पढ़ते रहेंगे इसमें, ठीक है, यानी जुलाई आप 2027 तक आप इसमें पढ़ते रहेंगे अगर आप जुड़ते हैं तो, ठीक है। एक साल वाले में, अगर आप केवल 6 महीने वाले में जुड़ते हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा नोट्स और सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का फीस केवल 100 रुपए है। इस 100 रुपए में दोस्तों आप दिसंबर जनवरी तक आप जुड़े रहेंगे, ठीक है, जनवरी 2027 तक जुड़े रहेंगे, यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर ग्रुप का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर उसी ग्रुप में बताया जाएगा कि आप सेकंड में जुड़ जाइए, ठीक है। ये चीजें हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम तक आपकी तैयारी होगी 100 रुपए में, और सेकंड सेमेस्टर का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आपका मई और जून के आसपास होगा 2027 में। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर कब होगा, दिसंबर और नवंबर के आसपास होगा। तो ये आपका दोनों के लिए मैंने बता दिया। दोनों का फीस इकट्ठा जमा करेंगे तो 50 रुपए की छूट है, 150 रुपए में 2 सेमेस्टर का आपको मिल जाना है, ठीक है। इसमें आपको जैसे व्हाट्सएप जैसे बताए करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट दोस्तों सभी यूनिट के आपको मिलेंगे, एक इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और सब कुछ सारी चीजें आपको डिटेल से मिलती रहेंगी, और हैंड एडिटेड नोट्स रहेंगे, पढ़ने में इफेक्टिव नोट्स आपको दिख रहा होगा, आपने बोर्ड पर नोट्स देखा होगा, ऐसी ही क्वालिटी के नोट्स आपको सभी यूनिट के मिलेंगे, ठीक है। और सभी यूनिट के लास्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, और उसके बाद में जैसे एग्जाम आपका नजदीक आएगा तो प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 इस तरीके से कई सारे प्रैक्टिस सेट, अति लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी, दोनों के आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। जैसे एक बात समझो यार, आप मार्केट से नोट्स खरीदते हो, एक नोट्स का दाम कितना 60 रुपए है, 4 पेपर या 5 पेपर का नोट्स खरीदोगे 240 रुपए आप वहां पर खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब हमसे जुड़ते हो तो केवल 100 रुपए खर्च करने पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाता है, और को करिकुलर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो भी आपका होगा, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य चाहे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर अनिवार्य पेपर में, उसकी भी पूरी तैयारी, उसके कम से कम 10 प्रैक्टिस आपको मिलेंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पेपर को ध्यान में रख करके बनाए गए मॉडल पेपर की प्रैक्टिस सेट नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पर मिलते हैं, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में फर्स्ट सेमेस्टर का, 150 रुपए फीस में दोनों सेमेस्टर का। आप 2 सेमेस्टर का सीरीज खरीदेंगे, आपका कम से कम
₹500 खर्च हो जाना है, लेकिन आप मेरे से जुड़ेंगे केवल ₹150 में आपको मिल जाएगा। तो बहुत फायदेमंद चीज है दोस्तों, जुड़ जाइए, तुरंत एसएमएस कीजिए। आप फीस नहीं जमा कर पाते हैं, आप किसी दूसरे से फीस जमा कर दो, आपके गांव में कोई चलाता हो, उनको आप ₹150 दीजिए और बताइए कि जो है गुरुजी के उस पर स्कैनर पर फीस जमा कर दिया, आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा। आप व्हाट्सएप पर बस एसएमएस कर दीजिएगा कि गुरुजी हमको जुड़ना है, और जरूर आपके लिए जो बेटर है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का, चूंकि ₹150 में आपको मिल जाएगा, तो आप 1 साल तक जुड़े रहेंगे, आराम से पढ़िए। फिर उसके बाद में कोई मैटर नहीं, आप कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप गर्ल्स हैं बॉयज हैं उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है, गर्ल्स ग्रुप अलग है बॉयज ग्रुप अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से जुड़िए। सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।